नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुन करके भी प्रश्नोत्तर एकदम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यह है पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, योग्य जोड़ियां मिलाकर उनके संदर्भ में स्पष्टीकरण लिखिए। मतलब यहाँ पे पहले हमको जोड़ियां मिलाना है, जोड़ियां मिलाने के बाद में उसका स्पष्टीकरण भी लिखना है। स्तंभ में पहला क्या दिया गया है, बीजांड को दिशा में होने वाले परागनलिका की वृद्धि। इसका ब स्तंभ में क्या आएगा, रसायन अनुवर्ती गतिविधि। इसका स्पष्टीकरण भी हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला बीजांड की दिशा में होने वाली परागनलिका की वृद्धि, उसका जोड़िया मिलाव में आएगा रसायन अनुवर्ती गतिविधि। इसके स्पष्टीकरण में आएगा रसायन अनुवर्तन अर्थात विशिष्ट रसायनों द्वारा पौधे के किसी भाग में होने वाला प्रतिसाद। वनस्पति के भागों के इस प्रतिसाद के कारण गतिविधि होती है। उदाहरण, बीजांड की दिशा में होने वाली परागनलिका की वृद्धि। दूसरी जोड़िया मिलाव में क्या आएगा, प्ररोह संस्थान की होने वाली वृद्धि। इसका आएगा प्रकाशानुवर्ती गतिविधि। इसके उत्तर में आएगा वनस्पति का प्ररोह तंत्र प्रकाश की दिशा में वृद्धि दर्शाता है, इस कारण प्ररोह तंत्र सदैव प्रकाशानुवर्ती गतिविधि प्रदर्शित करता है। तीसरा है जड़ संस्थान की होने वाली वृद्धि। तो इसका जोड़िया मिलाव में क्या आएगा, गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि। तो इसके उत्तर में आएगा वनस्पतियों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण दिशा में गतिविधि दर्शाती है, इसलिए जड़ संस्थान की वृद्धि गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि होती है। और चौथा है पानी की दिशा में होने वाली वृद्धि जलानुवर्ती गतिविधि इसको कहा जाता है। इसके स्पष्टीकरण में आएगा जलानुवर्ती गतिविधि दर्शाने वाली वनस्पतियों के भाग अर्थात पानी की दिशा में होने वाली वृद्धि दर्शाते हैं। वनस्पतियों की जड़ें जलानुवर्ती गतिविधि दर्शाती है। दोस्तों, अब हम लोग अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, परिच्छेद पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देखो, ये क्या दिया गया है, ये हमको खाली जगह दिया गया। खाली जगह में हमको ये सारी चीजें इसमें भरनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेड कलर का है वही आप लोगों को भरना है। तो क्या बनेगा, हमारा पूरा परिच्छेद क्या बनेगा, पैराग्राफ क्या बनेगा। अंगीठी पर दूध उबालने के लिए रखा था। रसिका टीवी देखने में मग्न थी। इतने में उसे कुछ जलने की गंध आई। वह दौड़ते हुए रसोई घर में आई। दूध उफन कर पतीले से बाहर आ रहा था। क्षण मात्र में उसने पतीला हाथ से पकड़ा, तुरंत चिल्लाई और पतीला छोड़ दिया। यह क्रिया तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित की गई। इस कोशिका के वृश्चिका के वैशिष्ट्यपूर्ण अग्र से जानकारी ग्रहण की गई है। वहां से यह जानकारी कोशिका काय की ओर और वहां से अच्छक तंत्र के अग्र तक भेजी गई। निर्मित हुए रसायन तंत्रिका कोशिका की अति सूक्ष्म खोखली जगह से अर्थात संपर्क स्थान से जाते हैं। इस प्रकार का शरीर में संवहन होता है और आवेग तंत्रिका कोशिका से मांसपेशी तक पहुंचाकर प्रतिवर्ती क्रिया पूर्ण होती है। इस तरीके से हमको यहाँ पे भरना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखिए। उसमें से दिया गया मूल्य दाब, इस पे हमको टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पतियों की जड़ें जमीन के अंदर पानी तथा खनिजों के प्रत्यक्ष संपर्क में होती हैं। सांद्रता में अंतर होने के कारण पानी तथा खनिज जड़ों के पृष्ठभाग की कोशिकाओं में प्रविष्ट होते रहते हैं। इनके प्रविष्ट होने के कारण कोशिकाएं कुछ फूल जाती हैं। फूलने के कारण ये अपने समीप की अन्य कोशिकाओं पर दाब प्रयुक्त करती हैं। इसे ही मूल दाब कहते हैं। दूसरा, इसी दाब के प्रभाव से पानी तथा खनिज पदार्थ और जड़ों की जलवाहिनियों तक पहुंचते हैं। सांद्रता के अंतर की पूर्ति के लिए इन जलवाहिनियों में से पानी तथा खनिज निरंतर आगे की ओर खिसकते चढ़ते रहते हैं। इससे उनका एक स्तंभ सा निर्मित हो जाता है। तीसरा, मूल दाब ही ऐसा कारक है जिसके द्वारा छोटी वनस्पतियों के जलवाहिनियों का पानी उनके सभी भागों तक पहुंचता रहता है। अब हम अगला करते हैं। अब हमको वाष्पोच्छ्वास पे टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पतियों पत्तियों पर उपस्थित पर्णरंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन करती है। इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा, इन पर्णरंध्रों के चारों ओर दो रक्षक कोशिकाएं होती हैं। उन्हें बाह्य आवरण कहते हैं।
रक्षक कोशिका पर्णरंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया पर नियंत्रण करती है। तीसरा, पत्तियों के माध्यम से वाष्पीकरण क्रिया के कारण पानी वातावरण में उत्सर्जित होता है। चौथा, इस कारण पत्तियों की अपीत्वचा में पानी की मात्रा कम हो जाती है। पांचवा, पानी की इस मात्रा को सही रखने के लिए जलवाहिनियों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और छठवा है, वाष्पोच्छ्वास की क्रिया पानी तथा खनिज को अवशोषित करने तथा उसे सभी भागों में पहुंचाने में सहायता करती है। और सातवां है, मूल दाब के परिणाम स्वरूप रात के समय पानी ऊपर की ओर चढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरा टिप्पणी किस पे लिखना है? तंत्रिका कोशिका पर। तो इसका उत्तर आएगा पहला, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन का कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स कहते हैं। दूसरा, मानवीय तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। तीसरा, शरीर के सभी कोशिकाओं में से यह कोशिका आकार में सबसे बड़ी होती है। मानवीय तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कुछ मीटर तक होती है। चौथा, तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत रासायनिक आवेग निर्माण करने तथा उनका संवहन करने की क्षमता होती है। पांचवा, अपने परिवेश की संपूर्ण जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। वही रासायनिक प्रक्रिया शुरू होकर विद्युत आवेगों की निर्मित होती है। छठवां, उनका वहन वृश्चिकाओं डेंड्राइट से कोशिका काय मतलब सेल बॉडी की ओर, कोशिका देह कोशिका काय से अच्छक तंत्रिकाक्ष एक्सोन की ओर, अच्छक तंत्रिकाक्ष से उसके अग्र तक होता है। ये आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक भेजे जाते हैं। सातवां है, तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना तथा उनके कार्य में मदद करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका श्लेष्म न्यूरोग्लिया कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका श्लेष्म की सहायता से तंत्रिकाएं बनती हैं, नर्व्स बनते हैं। अब अगला करते हैं। अब टिप्पणी किस पे लिखना है? मानवीय मस्तिष्क पे, मतलब मनुष्य का मस्तिष्क। तो ये उत्तर हमारा काफी बड़ा है, तो हम इसको पहले एक पेज पे कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड पेज पे भी इसको करना पड़ेगा। इसके उत्तर में है पहला, मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित होता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है। यह कोटर खोपड़ी में संरक्षित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अस्थि और मृदु ऊतकों के बीच की खोखली जगह में संरक्षक मस्तिष्क अक्ष होते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहाओं को मस्तिष्क विवर कहते हैं। मस्तिष्क विवर, केंद्रीय वाहिनी तथा मस्तिष्क अच्छाद अंतर्गत खोखले स्थान में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य होता है। दूसरा, एक वयस्क मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है और यह लगभग 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा, मस्तिष्क के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वे निम्न अनुसार हैं। पहला है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। तो हम लोग इसमें अभी पहले प्रमस्तिष्क देखते हैं। तो प्रमस्तिष्क को क्या बोला जाता है? सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह 2 प्रमस्तिष्कीय अर्धगोलों से बना होता है। दृढ़ तंतु और नाड़ी नर्व ट्रैक क्षेत्र इन 2 अर्धगोलों को जोड़ते हैं। प्रमस्तिष्क की बाह्य सतह अत्यधिक मुड़े हुए अनियमित घेरों से युक्त और रोएदार होती हैं, जिन्हें संवलन अथवा लपेट कहते हैं। इनके कारण प्रमस्तिष्क के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल बढ़ता है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को पर्याप्त जगह प्राप्त होती है। तो प्रमस्तिष्क के कार्य क्या है? ऐच्छिक गतिविधियों के नियंत्रण, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं का पृथक्करण, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता, नियोजन इत्यादि, ये इसके काम है। फिर अनुमस्तिष्क देखते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सेरेबेलम। यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है तथा यह मस्तिष्क कोटर खोपड़ी के पीछे की ओर तथा प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर होता है। इसका पृष्ठभाग घेरों के बदले शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। अब अनुमस्तिष्क के कार्य क्या है? ऐच्छिक गतिविधियों में सुसूत्रता तथा शरीर का संतुलन संभालना है। 8वां है मस्तिष्क पुच्छ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क का पश्चिमतम भाग है। इसके ऊर्ध्व तल में 2 त्रिभुजाकार सम्मुखीय रचनाएं होती हैं, उन्हें पिरामिड कहते हैं। इसके पश्चभाग का आगे मेरु रज्जु में रूपांतरण होता है। और मस्तिष्क पुच्छ के कार्य क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण, जैसे हृदय के कार्य, श्वासोच्छ्वास,
अन्न नलिका की गतिविधि इत्यादि, ये सब काम ये करते हैं। अब हम अगला करते हैं। अब हमको क्या करना है, प्रतिवर्ती क्रिया पर टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, पर्यावरण के किसी उद्दीपन का अनैच्छिक ढंग से क्षण मात्र तत्काल दी हुई प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया होती है। दूसरा, ऐसी क्रियाओं पर हम बिना विचार किए प्रतिक्रिया देते हैं। तीसरा, ऐसी परिस्थितियों में मस्तिष्क के बिना भी नियंत्रण और समन्वय उचित रूप से बनाए रखा जा सकता है। मस्तिष्क पर क्रियाओं का भार कम किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण प्राण हानि टाली जाती है। चौथा है, प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग निम्नानुसार होता है। कैसे होता है, देखो पहले ज्ञानेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका के पास जाएंगी, फिर मेरुरज्जु की ओर जाएगी, फिर सहयोगी तंत्रिका कोशिका जिसको प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं वहां पे जाएगा, उसके बाद में मांसपेशियां अथवा ग्रंथि की ओर जाएगा। इस तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया की जाती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 में क्या दिया गया है, नीचे दी हुई ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाने वाले संप्रेरक और उनके कार्य स्पष्ट कीजिए। जैसे पीयूषिका है, अवटु है, अधिवृक्क है, थाइमस है, वृषण है, अंडाशय है। इसमें कौन कौन सा संप्रेरक निकलते हैं और उनके कार्य भी स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पीयूषिका का देख लेते हैं। पीयूषिका महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। उस ग्रंथि से स्रावित होने वाले संप्रेरक निम्नानुसार, उसमें इतने सारे संप्रेरक निकलते हैं। तो सबसे पहला है वृद्धि संप्रेरक। इस संप्रेरक के कारण हड्डियों में वृद्धि होती है। छोटे बच्चे का बड़े प्रौढ़ व्यक्ति में रचनांतरण इस संप्रेरक के कारण होता है। दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेरक। अधिवृक्क ग्रंथि के स्राव तैयार होने के लिए पीयूषिका के स्राव सहायता करते हैं। तीसरा है अवटु ग्रंथि संप्रेरक। अवटु ग्रंथि के संप्रेरक निर्मित को गति देना। चौथा है प्रोलैक्टिन, माता की दुग्ध निर्मित संबंधी सभी कार्य नियंत्रित करना। पांचवा है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, जनन ग्रंथियों की वृद्धि नियंत्रित करना। छठवां है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, स्त्रियों के अंडाशय से परिपक्व अंडे बाहर निकालने का कार्य अर्थात अंडमोचन करने का कार्य यह संप्रेरक करता है। मासिक धर्म नियंत्रण करना। निम्नलिखित 2 संप्रेरक प्रत्यक्षतः अधश्चेत में तैयार होते हैं। उनके स्राव पीयूषिका में संचित किए जाते हैं तथा उस समय आवश्यकता होने पर उन्हें आगे भेजा जाता है। सातवां है प्रतिमूत्रल संप्रेरक। इस संप्रेरक के कारण शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रखी जाती है। आठवां है ऑक्सीटोसिन, शिशु के जन्म के समय गर्भाशय अंकुचित करना। अब हम लोग आउटू का देखते हैं। आउटू ग्रंथि से थायरोक्सिन तथा कैल्सिटोनिन संप्रेरक निर्मित होती हैं। इनमें से थायरोक्सिन शरीर की वृद्धि तथा चयापचय क्रिया नियंत्रित करता है। अब हम लोग अधिवृक्क का देखते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के बाहर पृष्ठ भाग से कार्टिकोस्टेरॉइड संप्रेरक का निर्माण होता है, तो आंतरिक भाग में एड्रेनालिन तथा नॉर एड्रेनालिन ये 2 संप्रेरक स्रावित होते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड सोडियम तथा पोटेशियम के संतुलन रखना तथा चयापचय क्रिया को उद्दीपित करता है। ग्लूकोज के चयापचय में भी इसका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। एड्रेनालिन तथा नॉर एड्रेनालिन ये 2 संप्रेरक आपातकाल और भावनात्मक प्रसंग व्यवहार नियंत्रण करते हैं, हृदय तथा उसके संबंधित संस्थानों का उद्दीपन करते हैं तथा चयापचय क्रिया को उद्दीप्त करते हैं। अब हम लोग थाइमस का देखते हैं। थाइमस में क्या दिया गया है, प्रतिरक्षा क्षमता की निर्मित करने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करने वाली थाइमोसिन संप्रेरक यौवनलोपी ग्रंथि करते हैं। अब हम लोग वृषण का देखते हैं। वृषण में क्या दिया गया है, वृषण ग्रंथि पुरुषों की जनन ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन संप्रेरक तैयार करते हैं। इस संप्रेरक के कारण बालक का पुरुष में रचनांतरण होता है। पुरुषत्व प्राप्त होने पर उनके द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास जैसे दाढ़ी, मूछ आना, आवाज कर्कश होना इत्यादि परिवर्तन इस संप्रेरक के कारण होते हैं। अब अगला करते हैं अंडाशय। अंडाशय में क्या दिया गया, अंडाशय स्त्रियों की जनन ग्रंथि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन 2 संप्रेरक तैयार करते हैं। एस्ट्रोजन संप्रेरक बालिका का स्त्री में रूपांतरण करता है। इसके लिए स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक गुणों का विकास होता है। यह कार्य एस्ट्रोजन का होता है। स्त्रियों में गर्भाशय के अंत स्तर की वृद्धि एस्ट्रोजन के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक गर्भ धारण करने में सहायक होते हैं। गर्भाशय के अंत स्तर को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करना, गर्भ धारण करने में सहायता करना जैसे कार्य वे करते हैं।
अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियां बनाइए, मतलब आकृति बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। तो पहले में क्या दिया गया, मानवीय अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसका चित्र ये आएगा। इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं आप लोग इस नाम को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब अगला करते हैं, मानवीय मस्तिष्क का आकृति बनाना है, यह है उसकी आकृति। नेफ्रॉन का आकृति बनाना है, यह है आपका नेफ्रॉन, आपके बुक में भी दिया गया है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका का बनाना है, यह आपका तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है मानवीय उत्सर्जन संस्थान बनाना है, यह है मानवीय उत्सर्जन संस्थान। अब हम अगला करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। उसमें से पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है, यह बताकर कुछ संप्रेरकों के नाम तथा उनके कार्य विशद कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, मानव शरीर रासायनिक नियंत्रण संप्रेरकों तथा रासायनिक पदार्थों की सहायता से होता है। संप्रेरक अंतःस्रावी ग्रंथियों से निर्मित होते हैं, तो रासायनिक पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क स्थानों के नजदीक निर्माण होते हैं। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती हैं, उनके स्राव सीधे रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। शरीर में निश्चित स्थान पर स्थित इन ग्रंथियों के संप्रेरक मात्र रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। तीसरा, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायित्व पूर्ण करती है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा एकात्मीकरण करने का कार्य ये दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। चौथा, विभिन्न क्रियाएं शुरू रहने पर आवश्यकता अनुसार ही संप्रेरक स्रवित होते हैं। संप्रेरक के श्रवण होने की मात्रा तथा समय का सदैव नियमन किया जाता है। पांचवा, पीयूषिका, अवटु, परावटु, अधिवृक्क, स्वादुपिंड के कुछ कोशिका, जनन ग्रंथि, अंडाशय तथा वृषण ग्रंथि तथा यौवन लोपी ये महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। छठवा, पीयूषिका ग्रंथि से अधिकांशतः सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रवण का नियमन किया जाता है। पीयूषिका मात्र अधः तंत्रिका के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। सातवां है वृद्धि संप्रेरक, अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेरक, ऑटो ग्रंथि संप्रेरक, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रतिमूल संप्रेरक, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक ये पीयूषिका के संप्रेरक हैं। इनमें से वृद्धि संप्रेरक शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक ये संप्रेरक स्त्रियों के शरीर के प्रजनन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। आठवां, अंडाशय से निर्मित होने वाले एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन ये स्त्री के शरीर के संप्रेरक, तो वृषण से निर्मित होने वाले टेस्टोस्टेरॉन पुरुष के संप्रेरक लैंगिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नौवां, स्वादुपिंड की कोशिकाओं से निर्मित ग्लूकागॉन तथा इंसुलिन संप्रेरक रक्त शर्करा की मात्रा नियंत्रण के नीचे रखते हैं। 10वां, ऑटो महत्वपूर्ण ग्रंथि थायरोक्सिन तथा कैल्सिटोनिन निर्माण करते हैं। थायरोक्सिन के कारण अपने शरीर के उपापचय व्यवस्थित ढंग से चालू रहता है। 11वां है परावटु पैराथार्मोन तथा ऑटो कैल्सिटोनिन ये दो संप्रेरक रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। 12वां है अधिवृक्क ग्रंथि की एड्रेनालिन तथा नॉर एड्रेनालिन तथा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये संप्रेरक शरीर के अनेक कार्य संपन्न करते हैं। उदाहरण, आपातकालीन परिस्थिति तथा भावुक प्रसंगों में व्यवहार नियंत्रण करना, हृदय और संवहन संस्थान परिसंचरण उद्दीपन करना तथा उपापचय क्रियाओं का उत्तेजन देना, सोडियम तथा पोटेशियम के संतुलन तथा उपापचय की क्रिया को उत्तेजन देना। इस प्रकार रासायनिक नियंत्रण बहुत धीमी गति से होने वाली परंतु दीर्घकाल टिकने वाली प्रक्रिया शरीर के समस्थिति तथा समन्वय बनाए रखता है। अब हम अगला करते हैं। 6वें प्रश्न में दूसरा क्या दिया गया है, मानवीय उत्सर्जन और वनस्पति उत्सर्जन संस्थान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे मानवीय उत्सर्जन संस्थान, यहाँ पे वनस्पति उत्सर्जन संस्थान में पहला आएगा। मानव में उत्सर्जित पदार्थ विषैले होते हैं, इस कारण उन्हें समय पर शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है। वनस्पति उत्सर्जन में पहला क्या आएगा, वनस्पतियां पौधों की छालों उत्सर्जित पदार्थ संचित करके रखती हैं। मानवीय उत्सर्जन में दूसरा पॉइंट आएगा यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया मानव के उत्सर्जित पदार्थ हैं। वनस्पति उत्सर्जन में दूसरा आएगा रफाइट्स, रॉल, क्षीर, गोंद जैसे वनस्पति उत्सर्जित पदार्थ हैं। तीसरा मानव में आएगा, मानव में उत्सर्जन क्रिया क्लिष्ट होती है,
उसके लिए विकसित अवयव वाले उत्सर्जन संस्थान होते हैं। और वनस्पति उत्सर्जन में तीसरा आएगा, वनस्पतियों में उत्सर्जन क्रिया सरल होती है। वनस्पतियों में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए विशेष उत्सर्जक अवयव अथवा उत्सर्जक संस्थान नहीं होते हैं। चौथा, रक्त छानने की प्रक्रिया के बाद नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकाला जाता है। और इसमें चौथा आएगा, विसरण क्रिया द्वारा गैसीय रूपी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, वनस्पतियों में किस प्रकार का समन्वय होता है, इसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखें। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्राणियों में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र या पेशीय जैसे तंत्र वनस्पतियों में नहीं होते हैं। बाह्य उद्दीपन उत्तेजना को दिए जाने वाले प्रतिसाद के रूप में वनस्पतियों के किसी हिस्से की गतिविधि अथवा कई बार वृद्धि होती है। इस प्रकार की दो गतिविधियों का अर्थ वृद्धि संलग्न तथा वृद्धि असंलग्न गतिविधि है। ये गतिविधियां वनस्पतियों में समन्वय स्थापित करती हैं। इन्हें अनुवर्तन अथवा अनुवर्ती गतिविधि कहते हैं। तो दूसरे में दिया गया, अनुवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकाशानुवर्ती गतिविधि देख लेते हैं। वनस्पति का प्ररोह तंत्र प्रकाश उद्दीपन को प्रतिसाद देता है। प्रकाश की दिशा में तने की वृद्धि होती है, इसे प्रकाशानुवर्ती गतिविधि कहते हैं। फिर गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि में क्या आएगा, वनस्पतियों की जड़ संस्थान गुरुत्वाकर्षण दिशा में गतिशील करते हैं, इसे ही गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि कहते हैं। फिर जलानुवर्ती गतिविधि क्या है, वनस्पतियों के जड़ संस्थान पानी की दिशा में गतिविधि करते हैं, इसे ही जलानुवर्ती हलचल कहते हैं। फिर रसायन अनुवर्तन में क्या आएगा, विशिष्ट रसायनों द्वारा पौधे के किसी भाग में होने वाले प्रतिसाद को रसायन अनुवर्तन कहते हैं। उदाहरण, पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि बढ़ना रसायन अनुवर्तन है। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। उपर्युक्त प्रत्येक गतिविधि वनस्पतियों की वृद्धि से संबंधित है, इसलिए इस गतिविधि को वनस्पतियों में होने वाली वृद्धि संलग्न गति कहते हैं। तीसरे में आएगा, वनस्पतियों की वृद्धि असंलग्न गतिविधि वृद्धि से संबंधित नहीं होती। आसपास के परिसर परिवर्तन स्वरूप वनस्पतियों के संप्रेरक वनस्पतियों में विविध प्रकार की गतिविधि का निर्माण करते हैं। और चौथा है, छुई मुई जैसे वनस्पति विद्युत रासायनिक आवेगों का उपयोग करते हैं। पांचवा है, वनस्पति कोशिका उनमें पानी की मात्रा कम अधिक करती है, इस कारण उनका आकार बदलता है तथा गतिविधि का निर्माण होता है। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, अपने शब्दों में उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखें। पहला है, समन्वय क्या है। इसके उत्तर में आएगा, शरीर में विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना अर्थात समन्वय। बहुकोशिकीय सजीव में विविध अवयव संस्थान कार्यरत होते हैं। इन विविध संस्थानों या अंगों और उनके आसपास के परिसर के विविध उद्दीपनों में उचित समन्वय होगा, तभी वह सजीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। उदाहरण, हृदय की धड़कन तथा श्वासोच्छ्वास की गति में सदैव समन्वय होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, मानवीय उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मानवीय उत्सर्जन संस्थान में वृक्क की जोड़ी, मूत्रवाहिनी की जोड़ी, मूत्राशय तथा मूत्रोत्सर्जक नलिका इन अवयवों का समावेश होता है। दूसरा, वृक्कों द्वारा रक्त के अवशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त और अनावश्यक पदार्थों को पृथक कर मूत्र तैयार किया जाता है। तीसरा, मूत्र तैयार होने की प्रक्रिया, उसमें से ए में है, वृक्कों के नेफ्रॉन में रक्त छानने की क्रिया होने के बाद मूत्र तैयार होता है। बी में है, नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस, ये रक्त कोशिकाओं की जाल होती है। यकृत में उपापचय के कारण निर्मित यूरिया रक्त में आता है। यह यूरिया युक्त रक्त जब ग्लोमेरुलस में आता है, तब ग्लोमेरुलस की रक्त कोशिकाओं में से रक्त छाना जाता है। सी में है, बोमेन संपुट के चयनशील पटल से पानी के अणु और अन्य पदार्थ के छोटे अणु छिद्र में से बाहर निकल जाते हैं। डी में है, बोमेन संपुट में स्थित द्रव बाद में नेफ्रॉन नलिका में जाता है। नेफ्रॉन नलिका के विविध भागों में पानी तथा उपयुक्त अणुओं का पुनः रक्त में अवशोषण किया जाता है। ई में दिया गया, शरीर के लिए अनावश्यक सभी घटक पदार्थों से मूत्र तैयार होता है। एफ में दिया गया है, तैयार हुआ मूत्र मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में संग्रहित किया जाता है। और जी में दिया गया है, मूत्र विसर्जन करने पर अपना ऐच्छिक नियंत्रण होता है, इस कारण इच्छा होने पर मूत्रोत्सर्जन मार्ग द्वारा
उसे बाहर निकाला जाता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, वनस्पतियों का उत्सर्जन मानवीय जीवन के लिए क्या उपयोग है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पतियों के लिए जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उनमें से कई पदार्थ मानव के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरा, उदाहरण में दिया गया रबड़, चीर, लेटेक्स, इससे रबड़ बनाया जाता है। रबड़ के हजारों उपयोग हैं। तीसरा, गोंद, रेजिन, रोल इत्यादि पदार्थों का मानवीय जीवन के लिए विविध प्रकार से उपयोग होता है। चौथा है, विशिष्ट ऋतु में वनस्पतियों की पत्तियां झड़ जाती है, यह भी उत्सर्जन का कार्य है। पतझड़ में झड़ने वाली पत्तियों से खाद की निर्मित होती है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। इसके उत्तर में आएगा, वनस्पतियों में परिवहन मूली दाब तथा वाष्पोच्छ्वास इन दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। इस दाब के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया से रस वाहिनियों के माध्यम से अन्न का परिवहन वनस्पति की आवश्यकता अनुसार होता है। वनस्पतियों की संवहनी संस्थान से जल तथा अन्न वहन का कार्य चलता है। इसके लिए जलवाहिनियां तथा रसवाहिनियां होती हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 15 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।